गाइस, क्या आपने किसी ऐसे क्रिमिनल की कहानी सुनी है जिसने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए कई मिलियन डॉलर जला दिए? या फिर ऐसा कोई क्रिमिनल जिसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मैगजीन फोर्ब्स ने 7th रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ डिक्लेयर किया हो? वेल गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पैब्लो एस्कोबार की, जिसे किंग ऑफ कोकेन के नाम से भी जाना जाता है। इस आदमी ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने अपने कोकेन बिजनेस मॉडल से इतने पैसे कमाए जिसे बांधने के लिए इसे 2 लाख रुपए से ज्यादा के रबर बैंड हर महीने खरीदने पड़ते थे। आज इस वीडियो में मैं आपको पैब्लो एस्कोबार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। प्लीज स्टे विद द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, पैब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 रियोनार्गो, कोलंबिया में हुआ। इसका पूरा नाम पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गेवेरिया था। ये एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है, जहां इसके फादर एक फुल टाइम फार्मर, वहीं मदर एक एलिमेंट्री टीचर थी। पैब्लो की परवरिश और पढ़ाई पास ही के शहर मेडेलिन में हुई, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण पैब्लो को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। नंबर 2, पैब्लो के क्रिमिनल करियर की शुरुआत टीनेज में ही शुरू हो गई थी, जहां शुरुआती दिनों में इसने ग्रेवयार्ड से ग्रेवस्टोन और सैंडिंग को चुराना शुरू कर दिया, जिन्हें ये वहीं के लोकल स्मगलर को सेल किया करता था। नंबर 3, 1970 के शुरुआत में ड्रग बिजनेस में एंटर करने से पहले पैब्लो किडनैपिंग जैसे काम किया करता था, जिससे कि उसने तकरीबन $100,000 की कमाई की। जिसके बाद पैब्लो ने अल्वारो परीटो के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो कि उसी शहर में कॉन्ट्राबैंड स्मगलर था। अपने 22 साल तक मिलियनर बनने की ख्वाहिश पैब्लो बहुत पहले ही पूरी कर चुका था। जिसके बाद पैब्लो जब 26 साल का हुआ, उस वक्त वह $3 मिलियन से भी अधिक का मालिक बन चुका था। नंबर 4, गैंगस्टर लाइफ में लव एंगल बहुत मैटर करता है, जहां चीजें बन भी जाती हैं और बिगड़ भी। वेल, ऐसा ही कुछ पैब्लो के साथ भी हुआ। पैब्लो ने भी लव मैरिज की। पैब्लो की लव स्टोरी उसके होम टाउन की एक 13 साल की लड़की से मिलकर शुरू हुई। हर नेम वॉज मारिया विक्टोरिया। शी वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड व्हेन शी एंड पैब्लो मीट फर्स्ट एट होम टाउन। मारिया और पैब्लो की शादी ठीक 2 साल बाद हुई, जब पैब्लो ऑलमोस्ट 26 साल का और मारिया 15 साल की हो चुकी थी। नंबर 5, ड्रग स्मगलिंग में कुछ समय बिताने के बाद 1970s के मिड में पैब्लो ने एक अपनी खुद की क्राइम ऑर्गेनाइजेशन मेडेलिन कार्टेल की नींव रखी, जिसमें इसके सभी करीबी पार्टनर ओचा ब्रदर्स जॉन, डेविड, जॉर्ज, लुइस एंड फैबियो थे, बट हेड पैब्लो को बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस लार्ज स्केल में कोकेन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और सेल करना था। नंबर 6, 1980s के मिड तक मेडेलिन कार्टेल यूएसए में कोकेन ट्रेड का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, और इसने एस्कोबार को और भी अमीर और पावरफुल बना दिया। एट दैट ईयर एस्कोबार अर्न अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन, जो कि उसकी शान शौकत से साफ जाहिर होता था। एस्कोबार 7,000 एकड़ के घर में रहता था, जिसका नाम उसने हैसिएंडा नैपोल्स रखा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस घर की कीमत $63 मिलियन बताई गई, जिसमें कि सॉकर फील्ड, डायनासोर स्टैचूज, आर्टिफिशियल लेक्स, बुल फाइटिंग अरीना एंड एयर स्ट्रिप एंड अ टेनिस कोर्ट जैसी फैसिलिटीज उपलब्ध थीं। प्रॉपर्टी में एक पर्सनल जू भी था, जिसमें हाउस जिराफ्स, हिपोपोटामस एंड कैमल्स आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस जू। नंबर 7, जिस तरह कुछ मूवीज में गैंगस्टर डबल फेस काइंड ऑफ पर्सन शो किए जाते हैं, जिसमें वो अमीरों से पैसे लेकर कुछ गरीबों में बांट दिया करते हैं, ठीक उसी प्रकार पैब्लो ने भी अपने आप को रॉबिन हुड मानना शुरू कर दिया, या फिर वह रॉबिन हुड से इंस्पायर था। उसने कई सारे फंड्स बनाए, स्पेशली फॉर एड्स एंड पुअर पीपल। दैट परसेप्शन हेल्प्ड हिम विन इलेक्शन टू एन अल्टरनेट सीट इन द कंट्रीज कांग्रेस इन 1982। नंबर 8, जॉन एस्कोबार पैब्लो के बेटे सेबेस्टियन मार्किन का रियल नेम है, जो कि उसने बदल लिया था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जॉन एस्कोबार ने अपना नाम सेबेस्टियन मार्किन इसलिए रखा क्योंकि उसे लगता था ये नाम किसी वूडू प्रीस्ट द्वारा शापित है, जिससे वो मोजाम्बिक में मिला था। नंबर 9, ड्रग स्मगलिंग की वजह से आए दिन होने वाले मर्डर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते एस्कोबार को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए। और इसी के साथ जून 1991 में, जिस दिन कोलंबियन कांग्रेस ने देश के नए संविधान में एक्सट्राडिशन पर रोक लगाने के लिए मतदान किया, उसी दिन एस्कोबार ने सरेंडर कर दिया और बाद में उसे जेल हो गई। हालांकि उसके इम्प्रिजनमेंट का उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसे एक शानदार जेल में रखा गया, जिसे लॉ कैथेड्रल के नाम से जाना जाने लगा।
इस फैसिलिटीज में न केवल नाइट क्लब, सोना, वाटरफॉल और फुटबॉल एरिया शामिल थे। इससे ऑलमोस्ट हर वो चीज की जा सकती थी जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए की जानी चाहिए। एस्कोबार द्वारा लॉ कैथेड्रल में कार्टेल के 2 सदस्यों को प्रताड़ित करने और मारने के बाद ऑफिसर्स ने पैब्लो को वेल एडजस्ट जेल में ट्रांसफर करने का फैसला लिया, इससे पहले कि पैब्लो को दूसरी जेल में भेजा जाता। जुलाई 1992 को एस्कोबार जेल से फरार हो गया। नंबर 10, कैली कार्टर मेडिलिन कार्टेल की तुलना में ज्यादा सबल स्टाइल और सोफिस्टिकेटेड अप्रोच रखता था। कैली कार्टेल के सदस्यों ने जल्दी से अपने ड्रग प्रॉफिट को लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और जानबूझकर मेडिलिन कार्टेल को कमजोर करते गए। इसी की वजह से मेडिलिन कार्टेल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वायलेंस एक्टिविटीज ज्यादा। कैली कार्टेल ने कोलंबिया यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA ने एस्कोबार को ट्रैक करने के लिए कोलंबियन पुलिस की मदद की। 1990 के दशक में कैली कार्टेल के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और अगले ही दशक तक संगठन काफी हद तक डिसबैंडेड कर दिया गया। नंबर 11, कोलंबियाई सरकार कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारियों और प्रतिद्वंदी ड्रग स्मगलर के जरिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। 2 दिसंबर 1992 को एस्कोबार जब केक, वाइन और मारिजुआना का आनंद लेते हुए अपना 44th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, उसी के अगले दिन मेडिलिन में उसके ठिकाने एजेंसीज को पता लग गए। इसी के साथ कोलंबियाई सेना ने उस बिल्डिंग पर धावा बोल दिया जहां एस्कोबार के होने की खबर मिली थी। एस्कोबार और उसका एक बॉडीगार्ड छत पर जाने में कामयाब रहे। थोड़ी देर पीछा और गोलीबारी में एस्कोबार को गोली मार दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उसने अपनी जान खुद ले ली